आज की इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है ना, वो हम सबके रोज़मर्रा के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा है। हम बात करें सड़कों की, हाईवेज़ की और उस पूरे नेटवर्क की जिस पर हमारा देश रोज़ दौड़ता है। जी बिल्कुल। और विशेष रूप से आज हम भारत और उसमें भी हरियाणा राज्य में जो ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अभूतपूर्व विकास हो रहा है, उसकी गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास रिसर्च मटेरियल का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है। इसमें कई ताज़ा न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, सरकारी प्रेस रिलीज हैं और सबसे दिलचस्प कुछ बेहद खास हस्तलिखित नोट्स यानी हैंड रिटन नोट्स भी शामिल हैं। और उन नोट्स में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सच में बुनियादी ढांचे को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज का हमारा मिशन सिर्फ इन चौड़ी सड़कों या कंक्रीट के ढांचों के बारे में जानना नहीं है। हमें ये समझना है कि कैसे नई तकनीक और नीतियां हमारी यात्रा, हमारे समय और सबसे बढ़कर हमारे जीवन को सुरक्षित बना रही हैं। मैं यहाँ शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर दूं, ये सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं है, बल्कि एक आर्थिक क्रांति है। सड़कें किसी भी अर्थव्यवस्था की धमनियां होती हैं। जब माल और लोग तेजी से और सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो उसका सीधा असर रोजगार और पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए उन्हीं हस्तलिखित नोट से शुरू करते हैं। जब मैं उन्हें पढ़ रही थी तो मैं सच में हैरान रह गई। मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा जैसे राज्य में कुल सड़कों की लंबाई 35,543 किलोमीटर हो चुकी है। और इसमें से एक बड़ा हिस्सा तो हाँ, जिला सड़कों की लंबाई ही 27,109 किलोमीटर है। मतलब राज्य का कोई भी कोना ऐसा नहीं लगता जो मेन नेटवर्क से कटा हुआ हो। ये जो सघनता है ना, यही असली ताकत है। अगर हम इस नेटवर्क को थोड़ा और बारीकी से देखें तो राज्य में एक्सप्रेसवे का जाल बहुत ही प्रभावशाली है। इस वक्त हरियाणा में कुल 11 एक्सप्रेसवे मौजूद हैं। 11? ये तो किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि देश के 2 सबसे प्रमुख औद्योगिक गलियारे यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी राज्य से होकर गुजरते हैं। पहला है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हरियाणा के 13 जिलों से गुजरता है। और दूसरा AKIC है ना, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जी, जो राज्य के 2 जिलों को कवर करता है। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शब्द हम न्यूज में बहुत सुनते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब सिर्फ एक चौड़ी सड़क नहीं है। ये एक तरह की पूरी इकोनॉमिक बेल्ट है, जहां फैक्ट्रीज, वेयरहाउस सब एक साथ जुड़े होते हैं ताकि सामान तेजी से बाजार पहुंच सके। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये एक तरह का विशाल कन्वेयर बेल्ट है जो इकोनॉमी को गियर में डाल देता है। और इन नोट्स में कुछ और दिलचस्प चीजें भी हैं, जैसे हरियाणा के भिवानी जिले में नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे ज्यादा है, जबकि फतेहाबाद में सबसे कम है। और एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा, वो ग्रामीण सड़कों वाली बात। हाँ, हरियाणा के गांवों में जो पक्की सड़कें बनी हैं, उनका निर्माण मुख्य रूप से हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने किया है। मैं सोच रही थी कि कृषि बोर्ड सड़कें क्यों बना रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति है। खेत से मंडी तक का सफर जितना छोटा और सुगम होगा, किसान की फसल का नुकसान उतना ही कम होगा। ये सीधे तौर पर रूरल इकोनॉमी को बड़े बाजारों से जोड़ने का तरीका है। बहुत खूब। अब जरा गांव से निकलकर शहरों की तरफ आते हैं। गुरुग्राम के आंकड़े तो इंजीनियरिंग का अलग ही लेवल दिखा रहे हैं। हाँ, वहां का वो 3 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 16 लेन का, सर्वाधिक लेन वाले हाईवेज में से एक, और उसी के पास एशिया का सबसे बड़ा 32 लेन का टोल प्लाजा भी है। 32 लेन का टोल प्लाजा सुनने में बहुत भव्य लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि वहां ट्रैफिक का दबाव कितना ज्यादा है। रोजाना लाखों गाड़ियों को बिना जाम के निकालने के लिए ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो पड़ेगी ही। बिल्कुल। और ट्रैफिक बाईपास करने का एक बेहतरीन मॉडल उत्तर भारत का एकमात्र स्काईवे भी है, जो दिल्ली से फरीदाबाद के बीच है। और पर्यावरण को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, वो NH 152D हरियाणा का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे, जो अंबाला के इस्माइलाबाद से शुरू होकर नारनौल महेंद्रगढ़ तक जाता है और ये 8 जिलों को कवर करता है। और से सिर्फ नाम का ग्रीन नहीं कहा गया है, इसके निर्माण में पेड़ों की कटाई कम से कम की गई है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजें भी शामिल की गई हैं। ये तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग मार्वल्स की बात कर ही रहे हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे यानी NH 248B को कैसे भूल सकते हैं।
ये भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 27.6 किलोमीटर है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है वो टनल वाली बात ना? जी, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के रनवे के ठीक नीचे 3.5 किलोमीटर लंबी एक गहरी सुरंग बनाई गई है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये टनल किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। जून 2025 तक इसे पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। जरा सोचिए, ऊपर से बड़े बड़े हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं और ठीक उनके नीचे एक शानदार हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल, जमीन के नीचे भी और ऊपर भी। और अगर हम दूरियों को समेटने की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्केल बहुत ही विशाल है। 1350 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट, जिससे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है ना? जी, और इसका सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है। जो सफर पहले 24 घंटे का था वो अब घटकर सिर्फ 12 घंटे का रह गया है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज वन्य जीवों के लिए भी की गई है। जानवरों की सुरक्षा के लिए एनिमल ब्रिज बनाए गए हैं ताकि बाघ और तेंदुए सुरक्षित सड़क पार कर सकें। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। विकास और पर्यावरण का ये संतुलन बहुत जरूरी है। और समय बचाने की बात चली है तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भी देख लीजिए। 670 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट अब दिल्ली से कटरा सिर्फ 6 घंटे में। और इसी प्रोजेक्ट में ब्यास नदी पर एशिया का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बन रहा है, 1300 मीटर लंबा। अब दूरियां किलोमीटर में नहीं, घंटों और मिनटों में मापी जा रही हैं। अब में एक व्यवहारिक सवाल आता है, मतलब जब अरबों रुपए खर्च करके इतनी शानदार सड़कें बन गईं, गाड़ियां 120 की स्पीड से चल रही हैं, तो फिर टोल प्लाजा के बैरियर पर रुककर समय क्यों बर्बाद किया जाए? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। जब फास्टैग आया था तो उसने कैश के मुकाबले समय जरूर कम किया। हाँ, लेकिन गाड़ी तो फिर भी धीमी करनी पड़ती है ना? तो क्या इस रुकावट को पूरी तरह खत्म करने का कोई हल है? जी हाँ, सरकार अब बैरियरलेस फ्री फ्लो टोलिंग तकनीक ला रही है। अब जो नया सिस्टम आ रहा है वो ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और फास्टैग का एक हाइब्रिड सिस्टम है। मतलब कैमरा और रेडियो सिग्नल दोनों का इस्तेमाल? बिल्कुल। और इसके अलावा सैटेलाइट या GNSS आधारित टोलिंग की भी टेस्टिंग हो रही है। जैसे रोहतक हिसार NH10 पर स्काई टोल का एक सफल पायलट प्रोजेक्ट भी पूरा हो चुका है। ये सैटेलाइट टोलिंग काम कैसे करेगी? क्या सड़क पर कोई स्कैनर होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो लक्ष्य ये है कि 2026 के अंत तक टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम 0 मिनट हो जाए। मतलब भौतिक रूप से कोई टोल बूथ या बैरियर होंगे ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके गुजर सकेंगी। सैटेलाइट आपकी गाड़ी ट्रैक करेगा और जैसे ही आप एक निश्चित हिस्सा पार करेंगे सीधा बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। आपको बस गाड़ी चलानी है। ये तो सफर का पूरा अनुभव ही बदल देगा। लेकिन फिर टोल चोरी का क्या? कोई बिना फास्टैग के पुरानी गाड़ी ले आए तो उसे कैसे रोकेंगे? इसके लिए ई-चालान सिस्टम को बहुत मजबूत किया जा रहा है। हाई स्पीड कैमरे तुरंत नंबर प्लेट कैप्चर कर लेंगे। अगर आपने टोल नहीं दिया तो सीधा घर पर नोटिस, और अगर वो भी नहीं भरा तो फास्टैग सस्पेंड या वाहन पोर्टल के जरिए गाड़ी पर जुर्माना। ये तो काफी फूल प्रूफ सिस्टम है और इसके आर्थिक फायदे भी तो बहुत होंगे। मैंने पढ़ा था कि गाड़ियां न रुकने से हर साल लगभग 1500 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत होगी। बिल्कुल, जो पेट्रोल डीजल बैरियर पर खड़े खड़े धुआं बन जाता था वो बचेगा। और सिस्टम ट्रांसपेरेंट होने से सरकारी राजस्व में भी 6000 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। बहुत बढ़िया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? चौड़ी सड़कें, सैटेलाइट टोलिंग, तेज गाड़ियां, लेकिन जहां रफ्तार है वहां जोखिम भी है। दुर्घटनाओं को लेकर क्या किया जा रहा है? ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए PM राहत योजना शुरू की गई है। PM राहत, जो फरवरी 2026 में लॉन्च हुई। हाँ, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। इसके तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को शुरुआती 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग भारी बिल के डर से सही समय पर अस्पताल नहीं जाते और जान चली जाती है। जिसे मेडिकल साइंस में गोल्डन आवर कहते हैं। अगर पहले 1 घंटे में इलाज मिल जाए तो 50% जानें बचाई जा सकती हैं। इसीलिए इसे ERSS 112 हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। हरियाणा पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में ही 4179 पीड़ितों की इस कैशलेस योजना के तहत मदद की गई है। और इसमें पुलिस और आम जनता की भागीदारी भी अहम है। आपने राहवीर योजना के बारे में सुना होगा। गुड समैरिटन स्कीम है ना, जहां दुर्घटना में मदद करने वालों को इनाम मिलता है।
पहले ये राशि 5,000 रुपए थी शायद। जी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि लोग पुलिस या कोर्ट के डर से मदद करने से पीछे ना हटें। ये बहुत अच्छा बदलाव है। और सुरक्षा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी तो सुधारा जा रहा है। हरियाणा में 400 से 500 नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। और नमो भारत RRTS का विस्तार तो हो ही रहा है, जो गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों का दबाव खुद कम हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो साफ है कि हरियाणा और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट का जाल नहीं है। हाँ, ये एक स्मार्ट और सुरक्षित इकोसिस्टम बन रहा है, जिसमें तकनीक और मानवीय संवेदना दोनों शामिल हैं। बिल्कुल। अब इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जब हमारी सड़कें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि दूरी किलोमीटर में नहीं मिनटों में मापी जाएगी और रास्ते में कोई टोल बैरियर नहीं होगा, तो क्या भविष्य में शहरों और राज्यों की भौगोलिक सीमाएं अपना अर्थ खो देंगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? जब आप 100 किलोमीटर दूर से रोज ऐसे अप डाउन कर सकेंगे जैसे अपने पड़ोस में जा रहे हों, तो ये हमारे काम करने और रहने की जगहों को कैसे हमेशा के लिए बदल देगा, इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपने आसपास की दुनिया को इसी तरह नए नजरिए से देखते हैं। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।